हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं काशी और स्वागत है केमिस्ट्री काशी में। लास्ट क्लास हम लोगों ने ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन तक स्टडी किया था। आज जो है हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर बात करेंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ज़रूरत क्यों पड़ता है। तो आइडियल गैसेस के लिए जो भी गैस लॉ आए थे, उन गैस लॉ से हमें ये पता चल जाता था कि प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम पर क्या असर पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम पर क्या असर पड़ेगा, है ना। लेकिन हमें ये पता नहीं था कि मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या होंगे। हमें ये तो पता था कि अगर हम पिस्टन को कंप्रेस करते हैं तो जो है प्रेशर उसका बढ़ जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या होगा ये हमें पता नहीं था। ठीक है, तो इस चीज़ को बताने के लिए काइनेटिक थ्योरी को लाया गया, जिसमें काफ़ी सारे पोस्टुलेट्स दिए गए। तो हम उन पोस्टुलेट्स को आज को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही जो है हम आगे डिस्कस करेंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले पोस्टुलेट्स, जो पहला पोस्टुलेट्स है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, वो ये बताता है कि जो भी जितने सारे भी गैसेस होती है, ठीक है, वो गैसेस का साइज, उसका शेप एंड जो उसका मास होता है, ये क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। सारे मॉलिक्यूल्स का अलग अलग पर्टिकुलर टाइप्स का वो शेप, साइज और मास क्या होता है, सिमिलर होता है, सेम होता है। ठीक है, और जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, वो काफ़ी स्मॉल होते हैं। ठीक है, सेकेंड पोस्टुलेट्स ये बताता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस या टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। मतलब क्या बताता है कि गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा, है ना, वो उस कंटेनर के वॉल्यूम की तुलना में बहुत ही कम होगा, इनफैक्ट नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, थर्ड पोस्टुलेट्स, जैसे कि हम लोगों ने आइडियल गैस पे पहले ही बात किए थे कि इंटरेक्शन क्या होता है आइडियल गैसेस में। इंटरेक्शन होता है जीरो, कोई भी अट्रैक्शन, कोई भी रिपल्सन उनमें नहीं लगती है। ठीक है, तो इंटरेक्शन अगर नहीं होगी तो उनमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा जीरो। तो हम जो फॉर्मूला था टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है तो इसका मतलब है कि टोटल एनर्जी जो होगा, टोटल एनर्जी जो होगा, वेट अ मिनट गाइस, टोटल एनर्जी जो होगा, यहाँ पर देखिए, वेट वेट जस्ट वेट, टोटल एनर्जी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे जो फोर्थ नंबर का पोस्टुलेट्स क्या बताता है कि सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वे एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वे मूवमेंट करते रहते हैं, है ना, मूवमेंट होता रहता है, तो इस वजह से उनमें जो है कोलाइड्स होते रहते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड होता है। और साथ ही जो मान लीजिए कोई वेसल होगा तो वेसल के साइड में भी वो क्या होता है, कोलाइड होता रहता है ना, टकराते रहता है। तो टकराएगा तो वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, है ना, प्रेशर क्रिएट करेगा। प्रेशर पे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, क्या होता है प्रेशर, कि कोई भी पार्टिकल्स जब यूनिट एरिया पर फोर्स एग्जर्ट करता है ना, उसी को हम प्रेशर कहते थे। ठीक है, फिफ्थ नंबर का जो फिफ्थ नंबर जो पॉइंट है, ऑल कोलिजन आर इलास्टिक। सारे जो कोलिजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं। सर जो कोलिजन होते हैं इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक होने का क्या मतलब है, मतलब ये एक पार्टिकल है, सोचिए ये एक पार्टिकल है, एक दूसरे के साथ कोलिजन जब हो रहा है तो कोलिजन होने के साथ वो फिर से अपने पहले वाले पोजीशन में आ जाते हैं या फिर वहाँ से दूर चले जाते हैं, मतलब टकरा करके रिटर्न आ जाते हैं। इसको कहा जाता है इलास्टिक। ठीक है, तो सारे भी जितने भी कोलिजन होते हैं वो होते हैं इलास्टिक कोलिजन। सिक्स्थ लॉ क्या बताता है कि ऑल लॉज ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल, मतलब जितने भी हम लोग लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे,
लॉज ऑफ मोशन जितने भी होते हैं, है ना, कितने सारे लॉज ऑफ मोशन होती है, फिजिक्स का टॉपिक है ना, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये जितने भी लॉज ऑफ मोशन होते हैं यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं। सेवन्थ नंबर बताता है कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन गैस पार्टिकल इज नेग्लिजिबल। तो ग्रेविटी का जो इफेक्ट पार्टिकल्स पर नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये पार्टिकल्स ही इतने स्मॉल होते हैं कि इस पर कोई भी ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, 8 नंबर पॉइंट क्या बताता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। हम लोगों ने एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर पहले भी थोड़ा बात किया था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, थर्मल एनर्जी होता है, जो हम लोगों ने फॉर्मूला भी देखा था 3/2 kT का, है ना, तो वो टेम्परेचर का ही एक फंक्शन होता है। 9 नंबर जो पॉइंट है, मॉलिक्यूल्स आर इन ए स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैंडम मोशन। जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते रहते हैं, एक रैंडम मोशन में, कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन में चलते रहते हैं। ठीक है, और इसी पर ही जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, और ये एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन, ये तीनों डायरेक्शन में ट्रैवल करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, मूवमेंट होता रहता है इनका। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर एक डेरिवेशन होता है, यहाँ पर एक डेरिवेशन निकाला जाता है इस से कि वो जो है मूवमेंट तीनों डायरेक्शन पर होता है, तो इसी वजह से इसका एक डेरिवेशन के थ्रू एक फॉर्मूला निकाला जाता है जिसे हम कहते हैं क्या, URMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये होता है √3RT/m पर मोल के लिए। किसके लिए, पर मोल के लिए। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √3RT/m। तो यहाँ पर देखिए, हमें पता है कि RT PV इक्वल्स टू RT होता है, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू RT। तो RT की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, PV रख सकते हैं। तो इसका और एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √3PV/m। ठीक है, PV/m। इससे पहले हम लोगों ने डेंसिटी पर भी बात किया था। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता था, D इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो देखिए, ये जो यहाँ का वॉल्यूम है और ये जो नीचे मास है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या ये डेंसिटी में आ जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा इसका। तो ये देखिए नीचे लिखा हुआ है रूट मीन स्क्वायर का, और एक जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, और एक जो फॉर्मूला हो जाएगा 3PV/D। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 NKT, जो थोड़ी देर पहले ही बात किए थे। ठीक है, तो इन सारे फॉर्मूलेस को आप याद रखिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला होता है ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, और उसका वहीं से ये भी फॉर्मूला बनता है और यहीं से ये भी फॉर्मूला बनता है, तो इनको आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आगे हम बात करते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या कहता है ना, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए सबसे पहले इस कर्व पर आते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हम इस कर्व पर बात करते हैं। ये देखिए, ये कर्व, ये एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी और जो वाई एक्सिस पर है ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कितने सारे पार्टिकल्स यहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये डिनोट करता है वाई एक्सिस। तो देखिए, ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये जो कर्व है, ये क्या बताना चाहता है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये है वेलोसिटी। तो ये देखिए, ये ग्राफ को इस तरीके से बनाया गया है, इस कर्व को इस तरीके से बनाया गया है। तो ये जो वेलोसिटी है, मतलब इस वाले वेलोसिटी पे कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है, कितने पार्टिकल्स यहाँ पर होते हैं, इस वेलोसिटी पर यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। अभी कितने मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब होता है, कितने पार्टिकल्स का क्या मतलब होता है, कि जब हम लोग बात करते हैं ना 1 मोल
1 मोल इज इक्वल्स टू कितना होता है, कितना पार्टिकल्स, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, जो एवोगाड्रोज नंबर हम लोगों ने पढ़ा था वही होता है ना। तो इतने पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अगर हम 1 मोल का बात कर रहे हैं तो इससे आप समझिएगा अच्छे से। तो देखिए मैं बोल रहा हूँ कि इस वाली वेलोसिटी पे मान लीजिए इसका कुछ वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकंड है ना। तो इस वेलोसिटी पर फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स कितने सारे हैं, ये वाई एक्सिस बताता है। मान लीजिए ये 15 मीटर पर सेकंड है, 15 मीटर पर सेकंड। तो इस 15 मीटर पर सेकंड पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, ये फ्रैक्शन बताता है। ठीक है, तो मेनली जो ये कर्व होता है इसी चीज़ के बारे में बताता है कि उस पर्टिकुलर वेलोसिटी पर फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस ग्राफ पे, ये देखिए ये वाला है ना, यहाँ पर क्या बताता है कि इस पर्टिकुलर स्पीड पर मान लेते हैं, इस पर्टिकुलर स्पीड ये कितना है, 30 मीटर पर सेकंड है, 30 मीटर पर सेकंड है। तो 30 मीटर पर सेकंड पर जो है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इस 30 मीटर पर सेकंड पर है। ठीक है, तो जिस केसेस में फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा हैं जिस वेलोसिटी पर, मैं फिर से बता रहा हूँ कि फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स जब सबसे ज़्यादा है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी पर, तो उस वेलोसिटी को कहा जाता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। क्या कहा जाता है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये देखिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यूएमपी से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला होता है √2RT/m पर मोल के लिए, 1 मोल के लिए। ठीक है, 1 मोल का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो मेनली जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो कहता है, क्या कहता है कि नंबर ऑफ फ्रैक्शन वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ को ये बताता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना। तो फ्रैक्शन ऑफ जो पार्टिकल्स है ये हम निकाले कैसे करके, ये निकाले हैं यहाँ से, देखिए जस्ट आपके ऊपर में एक फॉर्मूला दिया गया ना, ये सारा ये डी स्पीड चेंज मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने हैं इस स्पीड पर, तो यूनिट स्पीड चेंज होगा, यूनिट स्पीड चेंज dN/du है ना। तो इसका जब हम फ्रैक्शन निकालेंगे, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स विथ यूनिट स्पीड चेंज, तो ये फॉर्मूला हो जाता है 1/n dN/du। और इसके लिए एक पूरा ये फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इस पर हमें ध्यान नहीं देना है। मेन जो ध्यान देना हमें इस बात पे और इस बात पे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होता है ना, नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स जब सबसे ज़्यादा होते हैं किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पर, तो उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखिए और एक कर्व यहाँ पर बनाया है, ये वाला कर्व कितने पर, 300 केल्विन पर है ना। ये हम लोगों ने 1000 केल्विन पर किया था, पढ़ रहे थे अभी हम 300 केल्विन पर। तो 300 केल्विन पर देखिए, 300 केल्विन पर हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर जो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैं, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर ज़्यादा है ना, और वेलोसिटी है कम। मतलब टेम्परेचर जब कमेगा, ये टेम्परेचर जब कम रहा है मतलब ये फ्रैक्शन जो है, ये फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को ध्यान देना है। तो टेम्परेचर के कम होने पर जो है, टेम्परेचर के कम होने पर ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी भी क्या हो रही है, कम हो रही है ना। मतलब टेम्परेचर के बढ़ने पर वेलोसिटी ज़्यादा, टेम्परेचर के कमने पर वेलोसिटी कम। तो इस चीज़ को भी अभी हम लोग बात करते हैं। देखिए, और अगर
क्वेश्चन देता है थोड़े से हाई लेवल, अगर ग्रेजुएशन लेवल पर क्वेश्चन सेट करता है तो श्योर है कि क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिल ही जाएंगे, है ना। थोड़े से क्या एडवांस, मतलब थोड़े से एडवांस लेवल ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन देंगे तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए एट डिफरेंट टेम्परेचर, दो अलग अलग टेम्परेचर पर, है ना। तो ये टेम्परेचर ये टेम्परेचर 1 है और ये टेम्परेचर 2 है। तो दो ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो दो ग्राफ पर हमें बताना है कि किसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो टेम्परेचर ज़्यादा किसका है ये हम पता करेंगे। अभी जस्ट हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा ना, UMP मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2RT/m, ये फार्मूला पढ़ा। तो इस वाले फार्मूला से देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है। ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एक मिनट। तो हम बोल सकते हैं कि UMP2 जो है, इसको हम UMP2 डिनोट करते हैं। UMP2 ज़्यादा है किससे, UMP1 से। तो UMP2 माने मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ज़्यादा है, तो उस ज़्यादा वाले टेम्परेचर जिसका ज़्यादा है वही टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, है ना, T2। तो T2 इज इक्वल ग्रेटर देन T1। तो ये हमारा होता है आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कि दो टेम्परेचर दिया रहेगा और इस तरीके से ग्राफ दिया रहेगा। तो टेम्परेचर ज़्यादा मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी ज़्यादा, ठीक है। इस तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए दो गैस ही अलग दिया गया। अभी तो टेम्परेचर पर हम बात कर रहे थे, दो टेम्परेचर अलग अलग था, लेकिन इस केसेस पर टेम्परेचर सेम है लेकिन दो अलग अलग गैसेस पर बात कर रहे हैं। तो दो अलग अलग गैसेस जब दिया रहेगा इस तरीके से, देखिए इस तरीके से, एक A दे दिया एक B दे दिया, ठीक है। एक A दे दिया एक B दे दिया और बताया कि बताओ एक कौन सा मॉलिक्यूल है। मान लीजिए एक CH4 दिया एक CO2 दिया है, तो CH4 कौन सा है और CO2 कौन सा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इसी रिलेशन पे जाएंगे। कौन सा रिलेशन पे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के रिलेशन पे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के फॉर्मूले पे, 2RT/m ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पर देखिए ये जो m है ये क्या है, मोलर वॉल्यूम है। तो उस जो मॉलिक्यूल्स है उस मॉलिक्यूल्स का मोलर वॉल्यूम पे हम मोलर वॉल्यूम निकालेंगे सबसे पहले। तो अगर CH4 और CO2 दिया गया है तो यहाँ पे देखिए CH4 का मोलर वॉल्यूम कितना होता है 16 ग्राम और CO2 का मोलर वॉल्यूम कितना होता है 44 ग्राम। तो जिसका मोलर वॉल्यूम ज़्यादा होगा, सॉरी स्टूडेंट्स, मैं मोलर वॉल्यूम बता रहा हूँ, ये एक्चुअली मोलर वॉल्यूम तो है नहीं, है ना। ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। तो ये मॉलिक्यूलर मास होता है, बहुत सॉरी, ये मॉलिक्यूलर मास होता है। तो मॉलिक्यूलर मास जब ज़्यादा होगा तो उस केसेस पर जो UMP होगा, मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो होगा ये क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और जिसका कम मॉलिक्यूलर मास होगा उसका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होगा ज़्यादा। तो हम यहाँ पर देखते हैं UMP इज़ ग्रेटर देन UMP1, यहाँ पर ज़्यादा है। तो UMP भी किसका ज़्यादा होगा, जिसका मास होगा कम। तो मास कम किसका है, CH4 का। तो CH4 होगा B और A हो जाएगा CO2। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम्स में ये जो है वेलोसिटी पूछा जाता है कि वेलोसिटी जो है सबसे ज़्यादा किसका है, वेलोसिटी सबसे ज़्यादा किसका होता है, मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का ज़्यादा होता है कि एवरेज वेलोसिटी का या फिर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का। मैंने और एक यहाँ पर जो है रिलेशन नहीं बताया, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है ना। एवरेज वेलोसिटी देखिए, इस वाले ग्राफ को ही देखिए, ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारे जब क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल मैंने वेलोसिटी जब बहुत सारे होंगे तो इसका जब हम एवरेज निकालते हैं ना, इस एवरेज वेलोसिटी को ही इस
एवरेज वेलोसिटी का, इसी एवरेज को कहा जाता है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे ज़्यादा होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसके बाद होता है एवरेज वेलोसिटी, उसके बाद होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो इसको हम याद कैसे करके रखेंगे, वेलोसिटी सबसे ज़्यादा किसका, तो इसको याद रखने के लिए राम जी को याद रखिएगा, राम, RAM, R से रूट मीन स्क्वायर, A से एवरेज और M से मोस्ट प्रोबेबल। इस तरीके से हम इसको याद रख लेंगे। ठीक है, और भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन किसका ज़्यादा होता है, माने RMS का, एवरेज का, या फिर मोस्ट प्रोबेबल का। तो मैक्सिमम फ्रैक्शन होता है मोस्ट प्रोबेबल का, उसके बाद एवरेज का, उसके बाद RMS का। तो इसको याद कैसे रखेंगे, अभी राम को जब याद रखें, जस्ट इसका ऑपोजिट होता है मार, है ना, राम मार, वेलोसिटी के लिए राम और इसके लिए मार, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज और रूट मीन स्क्वायर। इस तरीके से हमको इसको याद रख लेना है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसका रेशियो क्या क्या हो जाता है। तो ये देखिए तीनों का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, तीनों का फॉर्मूला, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला √2 RT/m, एवरेज का, एवरेज वेलोसिटी का 8 RT/πm, और इसका जो वैल्यू होता है 3 RT/m, √3 RT/m। ठीक है, तो जब हम इसको रेशियो में लिखेंगे, रेशियो में क्या हो जाएगा, √2, √8/π और ये √3, क्योंकि RT/m सब में कॉमन है, कट जाएगा, है ना। तो रेशियो इस तरीके से लिखा जाता है। आगे आगे देखिए यहाँ पर वैल्यू का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, किसका कितना वैल्यू है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू है किसका, रूट मीन स्क्वायर का, उसके बाद एवरेज का, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल का। तो इस तरीके से हमको याद रखना होता है। ये भी कौन सा ट्रिक से काम करेगा, वही राम वाला ट्रिक से काम करेगा ना, आर का ज़्यादा, ए का उससे कम, और एम का उससे कम। ठीक है, और ये रेशियो होता है उसका। तो ऐसे करके हमें जो है इसको याद रखना पड़ेगा। एग्ज़ाम में भी इस तरीके के सवाल अगर दे दे, बताए कि उनका जो वैल्यू है उसका रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो हमें इसको देख करके सीधे कर देना है, 1:1.125:1.225। तो इस तरीके का हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आगे जो टॉपिक्स आएंगे हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और आगे 1 से 2 लेक्चर पर जो है गेसेस स्टेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो है पढ़ाते पढ़ाते बाय मिस्टेक मैं कहना कुछ और चाहता हूँ, कहना कुछ वो चाहता हूँ, लेकिन मुंह पे आ कुछ और जाता है ना। तो इस केसेस पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ा थोड़ा सा स्पीड से रहा हूँ। ठीक है, मैं ये मान करके पढ़ा रहा हूँ कि आपने जो है इंटर में और ग्रेजुएशन में थोड़े बहुत ये टॉपिक्स पढ़े ही हैं, तो इस केसेस पर जो है मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ पर बात नहीं कर रहा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट से मैं वो बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए आप पढ़ते पढ़ते जो है ये नोट्स भी बना लीजिए, और ये नोट्स को रिविज़न करते रहिएगा। ठीक है, मल्टीपल टाइम रिविज़न करिए, तब जा कर के ये याद रह जाएगा। तो आज का हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए यहीं तक।